तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और आज हम आपकी केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये एक बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में कई सारे बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ना, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, और व्हाट इज़ मैटर, मैटर दिया हुआ है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ है ना, और मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ना, मैटर को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े थे कि मैटर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं मैटर्स में। मैटर वेरी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है ना। इस तरह के कई सारी बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। लाइक और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, एंड बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। इनको आप खुद से पढ़िएगा और इनमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे कुछ जो आपको समझ में नहीं आएंगे उनको हमसे आप पूछिएगा, ठीक है। और तो आज का जो हम टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो आज इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस टॉपिक में टोटल अगर हम बात करें तो 5 लॉज हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन में। मीन्स जब कभी भी हम किसी एटम्स को कंबाइन करके किसी एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं या किसी भी रिएक्शंस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो इस रिएक्शन में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम रिएक्टेंट के कितना अमाउंट ऐड करें या रिएक्टेंट का क्या कंपोजिशन लें। मीन्स रिएक्टेंट का कितना अमाउंट हम ऐड करें ताकि हमको वही प्रोडक्ट बने जो हमको ज़रूरी है ना। तो इस तरह के क्या होते हैं, कई सारी कंडीशंस होती हैं अमाउंट्स को लेके या परसेंटेज को लेके या कंपोजिशन को लेके, है ना, मीन्स टेम्परेचर को लेके, प्रेशर को लेके। तो उन सारी कंडीशंस को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे पास कितने टोटल 5 लॉज हैं जिन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं किसी भी एटम्स के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने में या किसी एलिमेंट्स के कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करने में ये लॉज हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5 लॉज हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है आपका वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये पहला लॉ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता क्या है कि अगर हम इस लॉ की डिफिनेशन की बात करें, इस स्टेटमेंट की बात करें, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है और प्रोडक्ट के मास दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स जितना हम रिएक्टेंट का मास लेंगे उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। एग्जाम्पल लें, एज एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लिया कोई रिएक्शन है जिसमें हम ए और बी को कंबाइन कर रहे हैं और ए और बी के कॉम्बिनेशन से सी डी की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस केस में मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी क्या होगा, इक्वल होगा किसके, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी के। मीन्स जितना होगा मास ऑफ रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट का मास जितना होगा, मीन्स ए और बी का मास जितना होगा वो इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, ठीक है। यही लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया हमने देखा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 होता है, तो 2 इंटू 16 मीन्स कितना होगा, 32 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 32 और 12 मिलके 44 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, कार्बन का मास 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16
16 टू द 32 हो जाएगा, प्लस 12 कितना आएगा 44 ग्राम। तो क्या समझ में आएगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मीन्स 44 ग्राम है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 44 ग्राम है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ध्यान रखिएगा कि अभी एक मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एक लॉ दिया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो होता क्या है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है कि जब हम किन्हीं 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं या 2 एटम्स को कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन में उनके मास का कुछ पार्ट, मास का कुछ अमाउंट E mc² के अकॉर्डिंग किसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी हेल्प करती है कि मीन्स ये एनर्जी इन दोनों रिएक्टेंट को कंबाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहती है कि इनके टोटल मास का कुछ पार्ट E mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनर्जी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हेल्प करती है। अब अगर मॉडर्न केमिस्ट्री के में अगर हम देखें तो इस लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड केमिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड केमिस्ट्री में हम इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम इजीली मतलब पॉसिबल कर पाते हैं और सारे कॉम्बिनेशंस को हम इजीली कर पाते हैं। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न केमिस्ट्री में ये लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता है मॉडर्न केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन ये ओल्ड केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें इस लॉ की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब मॉडर्न केमिस्ट्री में इसके फेल्ड होने का रीज़न क्या है, आइंस्टाइन का अपना एक कॉन्सेप्ट कि एनर्जी टोटल मास का कुछ पार्ट मीन्स एम का कुछ मास रिएक्टेंट का E mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनर्जी हेल्प करती है किसमें, इनके कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तभी इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड लॉ क्या है, सिर्फ इस लॉ में ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है ओल्ड केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री में। बाकी सारे लॉज जो हैं हर जगह एप्लीकेबल हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर हम देखें डेली लाइफ में कई तरह का पानी होता है ना, कई तरह के वाटर्स होते हैं, लाइक टैप वाटर है ना, और मिनरल वाटर है ना, डिस्टिल वाटर और सी वाटर और आपका रिवर वाटर, न जाने कितनी तरह के वाटर्स होते हैं। तो ध्यान ये रखना है, टैप वाटर हो, मान लिया मेरे पास टैप वाटर है, ठीक है, या सी वाटर हो, ठीक है, या मिनरल वाटर हो, चाहे डिस्टिल वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, किसी तरह का वाटर लेके आइए। अगर उस वाटर में कंपोजिशन की बात करें, हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, रेशियो कितना आएगा 1:8। अगर किसी एक तरह के वाटर में H और O का रेशियो 1:8 है तो इसमें भी 1:8 होगा, इसमें भी 1:8 होगा, इसमें भी 1:8, इसमें भी 1:8। ठीक है, तो क्या है अभी इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मीन्स कोई भी गिवन कंपाउंड कोई भी हो ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, मीन्स हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन से बने होते हैं। ठीक है, अब कोई भी हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया है क्यूप्रिक कार्बोनेट के बारे में, CuCO3 के बारे में क्या बताया गया है। देखिए
क्यूप्रिक कार्बोनेट के बारे में पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप क्यूप्रिक कार्बोनेट का नेचुरल सैंपल लेते हैं तो उस नेचुरल सैंपल में जो कॉपर का परसेंटेज होता है 51.35 होता है, ऑक्सीजन का 9.74, कार्बन का 38.91। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन होता है। लेकिन अगर हम इसका एक सिंथेटिक सैंपल लें जिसमें हमने क्यूप्रिक कार्बोनेट को हमने लैब में बनाया हो, तो इस सैंपल में अगर आप देखें तो कॉपर का परसेंटेज वही होता है जो एक नेचुरल सैंपल में होता है। तो नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट में जितनी कॉपर प्रेजेंट होती है, सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट में भी उतनी ही कॉपर प्रेजेंट होती है। कितनी? 51.35। कार्बन कितनी प्रेजेंट होती है? चाहे नेचुरल सैंपल हो उसमें भी 9.74%, सिंथेटिक सैंपल में भी 9.74%। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है? पहले अगर नेचुरल सैंपल लेते हैं उसमें भी 38.91%, सिंथेटिक सैंपल में भी 38.91% प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या स्टेटमेंट है इसकी? दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन, मीन्स हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही बने होते हैं कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, अब जो है थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? अब मल्टीपल वर्ड आ गया ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स क्या है इसमें कि अगर इस लॉ की बात करें, ठीक है, लॉ को स्टेटमेंट से और विद एग्जाम्पल हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ सकें। देखिए होता क्या है, व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स का फिक्स अमाउंट, मान लिया कार्बन का हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन लिया। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है? 12 ग्राम। हमने दूसरा कार्बन लिया, मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, तो व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट का फिक्स अमाउंट कंबाइन with a different amount of another elements। अब ये कंबाइन हो किससे? डिफरेंट अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन हो। तो ये कंबाइन हो मान लिया ऑक्सीजन के डिफरेंट अमाउंट से। यहाँ पे हम मान लिया हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, O2 है, मीन्स कितना होगा? 32। अब 32 का हाफ ले रहे हैं, मीन्स कितना ले रहे हैं? 16 ग्राम ले रहे हैं। उसी तरह हम यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो मीन्स क्या होगा? 16 टू द 32 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशन अप्लाई हो रही है, व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का फिक्स अमाउंट कंबाइन विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट्स के डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म, आगे क्या है? टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को बनाने के लिए कंबाइन हो रही हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए कंबाइन हो रही है। मीन्स ये CO को बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये CO2 को बनाने के लिए कंबाइन हो रहा है। ठीक है, देन अब क्या होता है? अनदर एलिमेंट्स देन मास ऑफ अनदर एलिमेंट्स का जो मास है, एलिमेंट्स bears सिंपल होल रेशियो। क्या करता है? सिंपल होल रेशियो बियर्स करता है। मीन्स अब यहाँ पे अगर बात करें किसकी, अब अनदर एलिमेंट कौन सा था? ऑक्सीजन। अब इनके मास की बात करें तो ऊपर ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम था, नीचे 32 ग्राम था। तो 16 और 32 का जो रेशियो होगा, ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा?
1632 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, क्या करेगा, एक सिंपल होल नंबर बेस करेगा। ठीक है, ये आपको क्या कहता है, लॉ, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का फिक्स अमाउंट कंबाइन विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट्स के डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन होता है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, देन मास ऑफ अनदर एलिमेंट्स बियर्स अ सिंपल होल रेशियो। जो अनदर एलिमेंट्स हैं उनका मास जो रहेगा वो सिंपल होल रेशियो में रहेगा, मीन्स 1:2, 2:3, 3:4 ना, एक सिंपल होल रेशियो में रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड लॉ। ठीक है, समझ गए ना। तो फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, फोर्थ लॉ है गैलोसेक्स लॉ। अब गैलोसेक्स लॉ क्या है, अब इस लॉ की बात करें। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, एग्जाम्पल देखिए इसका भी। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लिया ये दो गैस हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन एक गैस हैं जिनके अपने अपने वॉल्यूम, ये एक फिक्स वॉल्यूम में, मीन्स वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, दोनों के एक वॉल्यूम कंबाइन हुए टू फॉर्म 2HCl। HCl फॉर्म करने के लिए, HCl के फॉर्मेशन के लिए दो गैस ऑलरेडी क्या हुई, कंबाइन हुई। तो ये देखा हमने कि व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद द वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब इनका वॉल्यूम है, एक फिक्स वॉल्यूम में कंबाइन हो रही है, फिक्स वॉल्यूम में कंबाइन हो रही ना। अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज कर दें, 2 कर दें क्लोरीन का, तो क्या ये HCl जो है HCl ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। इनका अपना फिक्स वॉल्यूम है कंबाइन होने का, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, दोनों वन वॉल्यूम में ही कंबाइन होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम। 1H का 1 होता है, 2 × 2। Cl का 35.5 होता है, 35.5, 2 × 71 ग्राम। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का 35.5, दोनों के 2 एटम्स हैं, कितना हो जाएगा, ऐड करिए 36.5 × 2 कितना आ जाएगा, 73 ग्राम। ठीक है, ये आपकी कंडीशन दी है, सिंपल थी। ठीक है, HCl की फॉर्मेशन की। तो लॉ ये कहता है अगर हम इसी गैस को इस तरह कंबाइन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। इस कंडीशन में जो मास होगा, अब वॉल्यूम को तुमने डबल कर दिया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन लिया, ये हो गया 4 वॉल्यूम ऑफ HCl। मास को डबल कर दिया, वो वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम के डबल करने के साथ साथ में मास भी डबल हो जाएगा, ये 4 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 71 टू द 142 ग्राम हो जाएगा, 73 टू द ये 146 ग्राम हो जाएगा। मीन्स क्या होता है, किसी भी गैस के कॉम्बिनेशन में जो मास होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। मीन्स वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम में जो अगर हम डबल करते हैं तो मास भी उसका चेंज हो जाता है। स्टेटमेंट क्या कहती है लॉ की, स्टेटमेंट ये कहती है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द गैलोसेक्स लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, जब गैस कंबाइन हो रही हो और प्रोड्यूस हो रही हो तो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये एकदम सिंपल वॉल्यूम से इनका सिंपल रेशियो होता है, जो वॉल्यूम होता है इनका फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैस और आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे जो उस गैस के कॉम्बिनेशन में, गैस के किसी भी गैस के कॉम्बिनेशन में जो और गैसें मिल रही हैं वो फिक्स वॉल्यूम में मिलेंगी। यानी 1 वॉल्यूम है पहले तो ठीक है, 1 के बाद 2 वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो इसका जो रेशियो मीन्स जो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का रेशियो भी मतलब क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसका मास भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 था, अब हो गया 2, रेशियो कितना आया, 1:2। क्लोरीन का
पहले 1 था 2 हो गया, कितना है रेशियो 1:2। अब प्रोडक्ट की बात करें, इधर 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम हो गया, तो 2:4 कितना आ जाएगा 1:2। तो हमेशा वॉल्यूम फिक्स रेशियो में ही रहेगा, और वॉल्यूम के साथ क्या होगा, मास भी उसी तरह चेंज होता रहेगा। अब मास का रेशियो निकालेंगे तो 2 और 4 रेशियो कितना आएगा 1:2। 71 और 142 रेशियो कितना आएगा 1:2। 73 और 146 रेशियो कितना आएगा 1:2। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैलो-सैक लॉ कि किसी भी गैस के कॉम्बिनेशन में जो गैस के वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब गैस के वॉल्यूम चेंज कीजिए तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम भी उसी रेशियो में चेंज होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मास भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गैलो-सैक लॉ। ये क्या है, फोर्थ लॉ है। ठीक है, अब आपका लास्ट लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट लॉ है फिफ्थ लॉ, कौन सा है, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, इनका नाम सुना होगा आपने क्लास 9 में, एवोगैड्रोस का, जो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, सेकेंड वीडियो, वो मोल कॉन्सेप्ट पे ही रहेगी। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने इनका नाम सुना होगा एवोगैड्रोस का। ठीक है, तो काफ़ी इनका रोल रहा है उसमें मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब ये लॉ कहता क्या है, सिंपल सी एकदम डिफिनेशन है। इस लॉ के केस है, ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स ये लॉ अप्लीकेबल है कब, जब कांस्टेंट हो टेम्परेचर और प्रेशर। मीन्स टेम्परेचर जितना पहले उतना ही बाद में, प्रेशर जितना पहले उतना ही बाद में। टेम्परेचर और प्रेशर में किसी तरह की चेंजेस ना आ रही है, मीन्स कांस्टेंट हो, चेंजेस ना आ रहे हों। अब हम किसी गैस की बात करें, मान लिया मेरे पास एक कंटेनर है, गैस कंटेनर। इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है, H2 गैस। अब इस कंटेनर में हमने देखा किसी टेम्परेचर प्रेशर पे, मान लिया कोई टेम्परेचर प्रेशर है, हम ले लेते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमने देखा इस गैस के X मोल प्रेजेंट है यहाँ पे इस कंटेनर में। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर प्रेशर पे हम इस हाइड्रोजन गैस को निकाल लें और कंटेनर को ब्लैंक करके इस कंटेनर में हम फिल क्या कर दें, क्लोरीन गैस। तो हम क्या देखेंगे, जितनी हाइड्रोजन गैस आई थी उतनी ही क्लोरीन गैस आएगी। क्लोरीन गैस के भी X मोल ही प्रेजेंट होंगे। हम उसी कंटेनर को ब्लैंक करके उसी टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस फिल कर दें, तो नाइट्रोजन गैस के भी कितने मोल आएंगे, X मोल। यही कहता है आपका एवोगैड्रोस लॉ। डिफिनेशन स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, कब, एट NTP, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये आपके हो गए 5 लॉज जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई एटम किस तरह कंबाइन होके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, या कोई कंपाउंड किस तरह कंबाइन होके एक अनदर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ मोल कॉन्सेप्ट के एग्जांपल भी देंगे। ठीक है, उस मोल कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और मोल कॉन्सेप्ट से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो इन लॉज के को NCERT बुक से अच्छी तरह से पढ़िए, और इनको लेके कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इनको बताइए। ठीक है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको हम व्हाट्सएप में ही दे देंगे। ठीक है।